तो पहले उनको ये बताना कि उन्होंने कौन सी मिस्टेक्स नहीं की, फिर बताना कि क्या मिस्टेक्स की, और फिर तीसरा ये बताना कि ये मिस्टेक्स को कैसे कम कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मन जो है, दिमाग जो है, सैचुरेट हो जाता है। वो सैचुरेशन के बाद ओवर सैचुरेट हो जाता है कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो भावनाएं बड़ी अजीब होती हैं, क्योंकि भावनाओं को जब तक व्यक्त ना किया जाए तब तक भावनाएं अच्छी नहीं रहती। देखिए, आप गोल्ड मेडल जीत लें, कितने भी वो मिल जाए, लेकिन अगर आप की तबीयत ठीक नहीं है, आप ठीक से नहीं सो पा रहे हैं और चिंता बहुत खाई जा रही है, तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। तो इंसान की व्यक्तिगत और इंसान की काबिलियत और इंसान को जो अपने सिस्टम से मिलता है, तो ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया, मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। Hello everyone and welcome to Man Ki Jeet, an initiative from Kabaddi Adda to bring to light the importance of mental health. मानसिक स्वास्थ्य ये क्यों इम्पोर्टेंट है एथलीट्स के लिए, और टॉप लेवल स्पोर्ट्स में उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, ये सब सवाल हम आज सुपर टैकल करेंगे विद अ पैनल ऑफ एक्सपीरियंस लीडर्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मेंटल हेल्थ एंड कबड्डी एज वेल। आज हमारे साथ है एक एस्टीम पैनल ऑफ जेंटलमैन, और मैं हूं सुहेल चंदोक, योर होस्ट फॉर टुडे एंड co-founder of Kabaddi Adda. हमारे साथ है आज डॉक्टर संतोष चतुर्वेदी, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट, फॉर्मर डीन बिहेवियरल साइंसेज एंड सीनियर प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज से निमहांस, बैंगलोर। वेलकम सर। मिस्टर रामवीर सिंह खोखर। खोखर साहब एक द्रोणाचार्य अवार्डी है एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कबड्डी कोचेज इन द कंट्री। उनके कबड्डी करियर कोचिंग में 1988 में शुरू हुए थे when he helped India win gold in the Asian Kabaddi Championship. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कोच साहब हैज बीन अ कोच फॉर 31 years. कोच खोकर ने इंडियन टीम के साथ कमबैक किए थे 2017 में एंड ही वन गोल्ड अगेन इन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। और प्रो कबड्डी लीग में खोकर साहब ने दो टीम्स को मदद किए थे, पटना पायरेट्स और हरियाणा स्टीलर्स, टू क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट्स। वेलकम खोकर साहब, वेलकम। थैंक यू। मिस्टर बीसी रमेश। बीसी रमेश एक अर्जुना अवार्डी है एंड एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, और भारतीय कबड्डी में एक प्रसिद्ध नाम है, फर्स्ट एज अ प्लेयर देन एज अ कोच एज वेल। एज अ प्लेयर उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते टीम इंडिया के साथ, और फिर प्रो कबड्डी में एज अ कोच 2 बार चैंपियन बन गए विद बेंगलुरु बुल्स एंड द लास्ट वन विद बंगाल वॉरियर्स। रमेश सर, वेलकम। नमस्ते सर। मिस्टर अशोक शिंदे, अर्जुना अवार्डी एंड एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड ऑल्सो भारतीय कबड्डी के एक लेजेंडरी प्लेयर हैं। He has won many gold medals for India and he was also a coach with the Puneri Paltan team in the Pro Kabaddi League. Also, मैं आप सबको thank you बोलना चाहता हूँ for joining us today. Coaches, referees, players, kabaddi fans for this important Man Ki Jeet session. Shinde साहब, welcome to you as well. Thank you sir, thank you very much. तो ये initiative क्या है, Man Ki Jeet? Through my experience as a kabaddi commentator with the Pro Kabaddi League और बहुत सारे tournaments के साथ, मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है एंड हाउ डिफरेंटली दे परफॉर्म अंडर प्रेशर एंड हाउ दे डील विद प्रेशर एज वेल। हमारी दुनिया में आज सिर्फ कबड्डी कोर्ट पर लोग परफॉर्मेंस नहीं देखते हैं, अभी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कोचेस, गांव के दोस्तों, परिवारों, एवरीवन हैज एन ओपिनियन ऑन हाउ वी शुड प्ले, व्हाट वी शुड हैव डन मैच में। तो ये इनिशिएटिव मन की जीत के साथ वी वांट टू ओपन कॉन्वर्सेशंस अबाउट मेंटल हेल्थ और हमारे खिलाड़ियों को मदद करना चाहते हैं, and that is what we wanted to do from Kabaddi Adda. तो जैसे हम डम्बेल्स या तो चेस्ट प्रेस हम ध्यान देते हैं उस पे, we want to give equal priority to mental health for all the athletes as well, and that is why we are doing this today. तो ये प्रोग्राम मन की जी 2 फेज में हम एग्जीक्यूट करेंगे। फेज 1 अवेयरनेस क्रिएशन, मेंटल हेल्थ का आवश्यकता एक्सप्लेन करने का फॉर ऑल एथलीट्स, हाउ डज इट हेल्प, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिल्डिंग अवेयरनेस। और फेज 2 क्रिएटिंग अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, हम एक एक्टिव सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं फ्रॉम कबड्डी अड्डा, जिससे एनी प्लेयर कैन रिसीव एनी सपोर्ट दैट दे वांट, दे कैन रीच आउट टू अस एंड दे कैन रीच आउट टू आवर कोचेस, डॉक्टर चतुर्वेदी एंड एवरीवन एल्स इन आवर सपोर्ट सिस्टम। डॉक्टर चतुर्वेदी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, बिकॉज जब मैं मेंटल हेल्थ कहता हूं तो व्हाट आर दोज वर्ड्स, व्हाट डू दे मीन, और एक एथलीट को ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ? तो जो सुहेल जी ने पूछा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, इसके बारे में मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ।
पहली तो ये कि जनरल पॉपुलेशन को देखिए। जनरल पॉपुलेशन में हम लोग जानते हैं, एज ए साइकियाट्रिस्ट, एज ए मनोरोग चिकित्सक मैं जानता हूं कि 10 में से 1 या 2 लोगों को कोई ना कोई मानसिक बीमारी, रोग, परेशानी होगी। तो मान लीजिए कबड्डी में 100 खिलाड़ी हैं, तो 100 खिलाड़ियों में कम से कम 7-8 लोगों को या तो घबराहट, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही है, चिंता है, ऑब्सेशन है, कोई ना कोई बीमारी होने का चांस रहता है। जैसे फिजिकल बीमारी भी हो सकती है, कभी किसी को सर पे चोट लग सकती है, कभी किसी को बुखार हो सकता है, कभी किसी को टाइफाइड हो सकता है, ऐसे ही किसी को मानसिक बीमारी हो सकती है। दूसरा ये कि जो सुहेल साहब कह रहे हैं प्रेशर के बारे में, हमारे टर्म्स में हम उसे स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस, कई तरह का स्ट्रेस होता है। एक तो जो बहुत ही जनरल है, जो परिवार का स्ट्रेस है, घर में कोई बीमार है, पैसे आने हैं, खाना पीना खाना है, कोविड के दौरान क्वारंटीन में पड़े हैं, जॉब नहीं मिल रही, पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे ठीक नहीं हैं। तो एक तो जनरल स्ट्रेस है, वो हर एक को है। दूसरा स्ट्रेस है खेल के मुताबिक, स्पोर्ट्स के लिए। तो उसमें यह है कि परफॉर्म करना है, अच्छा करना है, उससे तरक्की होगी, उससे बढ़ोतरी होगी। तो वो प्रेशर जो सोहेल कह रहे हैं वो भी एक स्ट्रेस है। हम जॉब रिलेटेड स्ट्रेस कहते हैं, जैसे आदमी, मान लीजिए आप रेलवे में काम करते हैं तो वहां पर स्ट्रेस है, बैंक में काम करते हैं तो वहां पे स्ट्रेस है। अब ये आपका काम है, कबड्डी खेलना आपका काम है, तो इसका भी स्ट्रेस है। तो इंसान की व्यक्तिगत और इंसान की काबिलियत और इंसान को जो अपने सिस्टम से मिलता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया, मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। कबड्डी खिलाड़ी अपने करियर में कई उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, तो हाउ डज अ प्लेयर डील विद दोस इमोशंस? ये आपसे पूछना चाहता हूं और फिर कोच साहब से भी पूछना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कुछ महिलाएं भी हैं, लेकिन ज्यादातर कबड्डी में पुरुष रहते हैं। और पुरुषों के बारे में ये लोग कहते हैं कि पुरुष अपने जो भावनाएं हैं वो दिखाते नहीं है, है ना। महिलाओं को भावनाएं दिखाना एक नेचुरल है, मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूं। महिलाओं की ये शक्ति है कि वो अपनी भावनात्मक रहती हैं, अपनी भावनाएं दिखा सकती हैं। हम ये माचो सोचते हैं ना कि अगर हम माचो है तो हम मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना है। That is the problem ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत आवश्यक है भावनाओं को भी समझना। जैसे आप डोले शोले बनाते हैं, ऐसे भावनाओं को भी बनाना चाहिए और भावनाओं पे भी ध्यान देना चाहिए। तो भावनाएं बड़ी अजीब होती हैं, क्योंकि भावनाओं को जब तक व्यक्त ना किया जाए तब तक भावनाएं अच्छी नहीं रहती। जो इंसान भावनाओं को अपने अंदर बंद कर लेते हैं प्रेशर कुकर की तरह, तो बीच बीच में प्रेशर कुकर की सीटी बजेगी, उससे परेशानी होगी। और जैसे आपने सुहेल बताया, ये जो बॉडी और माइंड को हम लोग कहते हैं साइकोसोमैटिक, साइको मन, सोमैटिक बॉडी। तो अगर भावनाएं को दबाते हैं तो उससे शरीर पे असर पड़ता है। उससे सांस की बीमारी होती है, पेट की बीमारी होती है, हेडेक होता है, बैकएक होता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो भावनाओं के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी ये 2 साल हो गए पेंडेमिक सिचुएशन में। ये तो आउटडोर स्पोर्ट्स है, सबको पता है, बाहर जाने का, प्रैक्टिस करने का, मैचेस करने का, ये सब इसमें 2 साल में ये सब फ्रस्ट्रेट हुए, वो बाहर जा नहीं सकते। ये नहीं तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो ये है, वो दबाव जो प्लेयर में, उससे बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए, मैं चतुर्वेदी साहब को। अशोक शिंदे जी ने जो सवाल पूछा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन पिछले 2 साल से लोगों को हुई है, वो हर एक को हुई है, भले ही वो कबड्डी में हो, भले ही वो किसी और स्पोर्ट्स में हो। अभी जैसे क्रिकेट में देखा, हमारी टीम इंग्लैंड गई, पहले 3 दिन तक एक दूसरे से भी नहीं मिल सकी, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स में थोड़ी राहत मिली है, कुछों में जरा भी नहीं मिली है। तो ये फ्रस्ट्रेशन होना बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो एक बात जो हम लोगों ने देखी फर्स्ट वेव के बाद, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई थी। अब हम लोग अब भी देख रहे हैं कि ये वेव जो है, सेकेंड वेव कम होती जा रही है, ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन कम होता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही, क्या कहें, अनफॉर्चुनेट टाइम था कि जिसमें हर एक को परेशानी हुई।
स्कूल आप देख रहे हैं, स्कूल ऑनलाइन हो रहे हैं, जॉब वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कि बाकी लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें कोई इसका सोल्यूशन नहीं है कि वो अगर इंडोर कैसे करें, जैसे शिंदे जी ने बताया, बिल्कुल सही बात है, वो आउटडोर स्पोर्ट है और इंडोर भी खेलते हैं लोग, मैं जानता हूँ अपने टर्फ वर्फ पे, लेकिन इसमें लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग से वो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आपका तो खेल ही ऐसा है कि एक दूसरे के साथ चिपटना है, मिलना है, एक को पकड़ना है। अब ये देखिए 2 साल से लोगों ने एक दूसरे के हाथ नहीं मिलाया, एक दूसरे को हग नहीं किया, है ना। तो दोस्तों को नहीं, परिवार में तो खैर हो जाए, लेकिन दोस्तों को नहीं कर पाए, तो ये फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है। और लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये समय भी चला जाएगा और अपने जो भी अकेले में घर के अंदर इंसान वर्जिश कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिम हो, लेकिन भले ही दंड बैठक है, पुशअप्स हैं या डंबल्स हैं, जो कुछ भी है, कम से कम अपनी फिजिकल मेंटेनेंस रखनी चाहिए। एक्चुअली मैंने बहुत सारे ओलंपिक एथलीट से अभी मैंने बात किया था और आई आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चन कि ये जो अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेन टाइम्स में जो है आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स अगर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, यू हैव टू स्टिल बी इन टिप टॉप कंडीशन। और उन्होंने क्या कहा कि एक ही चीज एक्चुअली इट स्टेड विद मी कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो हम कर सकते हैं वो करो, दैट व्हाट इज नॉट इन आवर कंट्रोल वी कैन नॉट वरी अबाउट इट। अगर ओलंपिक्स नहीं हो रहे या हो रहे हैं, वी हैव टू बी इन आवर परफेक्ट शेप और उसके लिए वी कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल। सो एक्चुअली दैट्स अ रियली ग्रेट लेसन आल्सो आई फाउंड फ्रॉम द ओलंपिक एथलीट्स। तो रमेश सर, मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई बार ऐसे होते हैं कि खिलाड़ी सिलेक्शंस में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता है पर टूर्नामेंट में वो सेम फॉर्म हम देखते नहीं है, तो ये रीजन क्या है और उसको कैसे ओवरकम करना है? सर, थोड़ा प्लेयर ऐसा होता है कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा खेलता है, कॉम्पिटिशन में नेशनल्स और प्रोफेशनल कबड्डी इंटरनेशनल में बहुत अच्छा खेलता है, थोड़ा लोग प्रैक्टिस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है, तो कॉम्पिटिशन में कम परफॉर्मेंस दिखाता है। इसीलिए हम स्किल वाइज देखना पड़ेगा उनका, डे बाय डे कॉम्पिटिशन और प्रैक्टिस। थोड़ा लोग क्या करता है, ओनली फिजिक्स देता है कॉम्पिटिशन का टाइम में, तो फिजिकल फिटनेस का और गेम जो फुटवर्क का बहुत फर्क पड़ जाता है। इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस उसके साथ साथ गेम प्रैक्टिस दोनों देखता रहना पड़ेगा, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैच खिलाता रहेगा ना, डे बाय डे गेम इंप्रूवमेंट भी होता रहेगा। तो कबड्डी में मैच सिमुलेशन कितना इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग में? मैचेस का टाइम में लड़का लोगों को ज्यादा से ज्यादा बहुत प्रेशर में रखता है ना, हम लोग बहुत प्रेशर में रखेगा, ये मैच जीतना है, हम वो टीम में इतना अच्छा प्लेयर्स है, राइडर इतना अच्छा है, डिफेंडर इतना अच्छा है, तो सब उनको मेंटली प्रेशर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग वो ऐसा नहीं करेगा, हम दिखाएंगे भाई देखो सिचुएशन ऐसा है, तुम्हारा स्किल्स ऐसा होना चाहिए, उनका टीम में डिफेंडर है ऐसा, तुम ऐसा निकल के आ सकता है राइडिंग में, और राइडर इतना अच्छा है, और राइट राइडर ये है वो है, और उनका जो स्ट्रेटजी राइडर का जो स्किल्स है उसको हम हमारा डिफेंडर्स को दिखाएंगे, दिखा के ऐसे ऐसे स्किल आप मेंटेन करेगा तो अच्छा रहेगा। और ग्राउंड भी देखता है, अभी प्रोफेशनल में तो एकदम लेवल रहेगा, और पिछले जो नेशनल्स में होता था मिट्टी में खेलते, मिट्टी में डाउन कैसा है, वेरिएशन रहता था, एक बार एक साइड में ऐसा ही, दूसरा साइड में थोड़ा डाउन, इसीलिए डाउन का साइड में डिफेंस ग्राउंड रहता था, जो अपर ग्राउंड था वो रेडिंग कोर्ट रहता था, इसीलिए वो सब हम प्लान करते थे। अभी तो मैच में खेलने के बाद अभी ऐसा नहीं होता है, सब इक्वल जैसा लगता है, इसीलिए गेम अपोनेंट का डिफेंडर और राइडर के अनुसार हम प्लान करते हैं। तो कैसा प्लेयर जो अपन जब खेलते हैं ग्राउंड, जब प्रैक्टिस में खेलते हो, तब पता चलता है कि कौन सा प्लेयर प्रेशर ले सकता है, कौन सा प्लेयर नहीं ले सकता है। तो वो हिसाब से प्रैक्टिस भी जो हम करते हैं इधर, तो वही हिसाब से करके प्रेशर, जैसा कि अभी लास्ट 1 मिनट है, 2 का लीड है, तेरा लास्ट रेड है, तेरे को मारना ही है, ऐसे प्रैक्टिस कर, ऐसे प्रेशर प्रैक्टिस हम इधर प्रैक्टिस में करवाते हैं। जैसा कि दूसरा भी गेम हम खेलते हैं, जैसा फुटबॉल खेलो, ये खेलो, वो भी उसमें भी ऐसा देते हैं सिचुएशन कि उसको प्रेशर आए और प्रेशर वो वैसा रिलीज करे,
वो हिसाब से उसको हम प्रैक्टिस देते, तो वो हिसाब से प्रैक्टिस देने के बाद अगर वो ग्राउंड पे चले जाएंगे तो वो उसको डील कर देते। तो ये टीम स्पिरिट टीम गेम्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस बताना, इसकी महत्व बताना, ये भी बहुत जरूरी है, और उनको दिखाना कि कैसे टीम में खेलना है। इसके लिए एक आध और तरीके बता सकता हूं मैं। देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए टीम है, एक कैप्टन है, तो हर एक को बारी बारी से कैप्टन बनने दीजिए प्रैक्टिस के दौरान, ताकि उन्हें पता चले कि कैप्टन का क्या काम है, कैप्टन को कैसे दूसरे से उसका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाना है। तो ये सब चीजें उनको, हम लोग क्या है, एक दूसरे को नहीं समझ पाते। जो डिफेंडर है वो रेडर की पोजीशन नहीं समझ पाता है, रेडर है वो कैप्टन की पोजीशन नहीं समझ पाता है, कैप्टन है वो कोच की पोजीशन नहीं समझ पाता है। इसलिए एक दूसरे का रोल हमेशा लेना चाहिए, ताकि एक दूसरे को समझ सके। और एक इन द एंड क्या है, ट्रॉफी है वो ज्यादा जरूरी है। हम 1983 में क्रिकेट ट्रॉफी जीते, ये मुझे याद है। कौन कौन खिलाड़ी था, एक दो ज्यादा से खिलाड़ियों से ज्यादा हमें भी याद नहीं है। कुछ खिलाड़ियों को तो हम भूल गए हैं, और जो पॉपुलर है वो जीते, लेकिन ये याद है कि 1983 में वर्ल्ड कप जीते। तो ये टीम की स्पिरिट है, ये इसका लोगों को ध्यान देना, इसकी इंपॉर्टेंस दिखाना, इसकी महत्व दिखाना, ये बहुत जरूरी है। मैच हार गया समझ लीजिए, नहीं तो जीत गया। जीतने का टीम में थोड़ा मिस्टेक करने वाला प्लेयर्स कम रहता है। जो मैच आ रहा सीजन में, उसमें टीम में लूज परफॉर्मेंस, मतलब मिस्टेक्स ज्यादा किया है थोड़ा प्लेयर्स। उसके लिए वो प्लेयर्स को हम मैच से आने के बाद उनके साथ डिस्कशन करने से अच्छा रहेगा। नहीं तो एक दो दिन छोड़ के अच्छे डिस्कशन करना अच्छा रहेगा। नहीं तो हम उसका मैच को वो मैच के बारे में हम सिर्फ क्या कुछ भी डिस्कशन नहीं करें, हम अगले मैच का फोकस करने का किया तो अच्छा रहेगा। तो कोच का ये बहुत जरूरी काम होता है कि वो लोगों को देखे कि किसकी कैसी नेचर है, और उनमें से उनका कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाना है। तो भले ही किसी को थोड़ा हार्श होकर निकलवाना होगा, और किसी को थोड़ा सॉफ्टली निकलवाना होगा, किसी को प्रोत्साहन देके निकलवाना होगा, किसी को थोड़ा डर दिखा के निकालना होगा, लेकिन हर एक के लिए अलग अलग है। आप हर एक के लिए एक सा नहीं यूज कर सकते। खिलाड़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है, उन्हें ये समझना है कि मेरा जो कोच है उसकी नेचर अलग है। कुछ कोच हैं वो थोड़े प्रोएक्टिव कोच हैं, कुछ कोच हैं वो थोड़े मौनम रहते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन डांटते हैं। कुछ कोच हैं अलग अलग तरह की। तो मेंटरिंग हर तरह से अलग अलग होती है। तो मैंने जो फीडबैक का एक तरीका है, एक दो तरीके हैं जो कि लोगों को हर्ट नहीं करते, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनका मन नहीं दुखाते। तो सबसे पहले तो उनको बताता हूं कि उन्होंने क्या अच्छा खेला। तो मान लीजिए आप बता रहे हैं किसी ने कुछ मिस्टेक्स की, तो पहले उनको ये बताना कि उन्होंने कौन सी मिस्टेक्स नहीं की, फिर बताना कि क्या मिस्टेक्स की, और फिर तीसरा ये बताना कि ये मिस्टेक्स को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिसमें एक आप सैंडविच की तरह थोड़ा अच्छा बोला, थोड़ा डायरेक्शन दिया, और फिर उसको अच्छे से कि कैसे इंप्रूव करना है ये किया। एक और तरीका है, वो भी मैं सजेस्ट कर सकता हूं, आप लोग तो बहुत तजुर्बेकार हैं, आप लोग यूज करते होंगे, कि उसी से पूछे तुम बताओ तुमने क्या अच्छा किया और क्या ठीक नहीं किया। तो उससे क्या है, उसको ये नहीं लगेगा कि कोकर साहब ने ये बोला है, या रमेश जी ने ये बोला है, या अशोक जी ने ये बोला है। उनको ये लगता है, उन्हें खुद ही पता होता है। अगर उन्होंने सही बता दिया कि मैंने ये गलती की, तो आपके हाँ बेटे, आपको बेटे या बेटी, आपको आपने ठीक पहचाना कि ये है, इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये एक टीचिंग का तरीका है और कोचिंग का तरीका है। खिलाड़ी मैच से पहले डोपिंग लेना ज्यादा पसंद करते हैं ये, और उनके जब वो कुछ जो सब्सटेंस लेते भी हैं, जो भी लेते हैं पता नहीं, हम तो जैसे एज ए कोच मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, तो वो हम उनको एजुकेट करते हैं भाई ये नुकसानदायक है और इट इज नॉट फिट फॉर परफॉर्मेंस आल्सो। जी बिल्कुल कोकर साहब, मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने ये नोटिस किया, क्योंकि ये बहुत बहुत ही जरूरी चीज है। और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कुछ लोग जो हैं घबरा जाते हैं,
कुछ लोगों को टेंशन होती है और उन्हें लगता है कि मेरी घबराहट या टेंशन से मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी, तो वो टेंशन कम करने के लिए वो कुछ सब्सटेंस ले लेते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि लोग समझते हैं कि हम बड़े तेज हैं, हम बड़े स्मार्ट हैं, कोई हमें पकड़ेगा नहीं, तो हम थोड़ा सा स्टेरॉइड है या जो भी कोई ऐसी चीज है जिससे कि शक्ति आए वो ले लें, तो किसी को अगर मान लीजिए टेस्टिंग नहीं हुई तो पकड़े नहीं जाएंगे और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो वो गलत तरीका है। आप डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, अगर योग करते हैं तो योग करें, या आप जॉगिंग करते हैं तो जॉगिंग करें, स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करें। ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि मन शांत हो जाता है। हमारे शरीर में ही अफीम है, हम उसे कहते हैं एंडोर्फिन। हमारे शरीर के अंदर एक अफीम है जिसे कहते हैं एंडोर्फिन। अगर आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे, भागेंगे, जॉगिंग करेंगे, जिम करेंगे, तो उससे वो अंदर अपने आप ही आ जाती है। और वो गलत नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर की है, वो गलत नहीं है, बाहर का सब्सटेंस नहीं है। और उससे आपका दर्द भी कम होगा, आपका हौसला भी बढ़ेगा और आप जो है परफॉर्मेंस भी अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए मानसिक तौर पे ये भी बहुत जरूरी है, फोकस रहना, कंसंट्रेट करना, अपना ध्येय पे ध्यान रखना कि मुझे ये करना है। और दूसरी बात जो आपने बताई बहुत जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है। जो भी नींद इंसान की है वो बहुत जरूरी है। जिसकी किसी के लिए 6 घंटे बहुत है, किसी के लिए 8 घंटे बहुत है, किसी के लिए 5 घंटे बहुत है, लेकिन जिसके लिए जो बहुत है उसको उतना ही करना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए भैया मैं 6 घंटे सोता हूं, तुम भी 6 घंटे सो। अगर तुमको 4 घंटे ठीक है तो तुम्हारी शरीर उसमें ठीक, लेकिन अगर आदमी ठीक से सोएगा तो टेंशन कम होगी, घबराहट कम होगी, और अगर वो फोकस रखेगा तो प्रबल शक्ति, मोटिवेशन बढ़ती जाएगी। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना अब भी गलत माना जाता है, माचो नहीं है, तो हम इसे कैसे तोड़ते हैं डॉक्टर? अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक में जो स्टिग्मा कोरोना के खिलाफ था, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा कम हो गया। अब आप देखिए टीवी पर हर हफ्ते 2-3 प्रोग्राम मेंटल हेल्थ पे आते हैं और मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं जब अस्पताल में था, जब शुरू में 20 साल पहले, 30 साल पहले 10 मरीज आते थे, आजकल 500 मरीज आते हैं। तो लोगों और हर वर्ग के मरीज आते हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं, बिजनेसमैन के भी आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के भी आते हैं, आर्टिस्ट के भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं। तो कई लोगों में कम हो गया है, ये तो उतना ज्यादा स्टिग्मा नहीं है। लोगों को अगर उसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे तो बात करने से स्टिग्मा कम होता है। We always see kabaddi players playing time after time, and I think his question was, how important is it sometimes to take a break from the game, mentally refresh and come back? It's very important, और केवल कबड्डी के लिए नहीं और स्पोर्ट्स के लिए नहीं, हर प्रोफेशन के लिए। इसीलिए कई प्रोफेशन जो हैं, जैसे टीचिंग प्रोफेशन, वो वेकेशन देता है, तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। एक कहावत कहते हैं ना लोग, हैव अ ब्रेक हैव अ किट कैट, तो ब्रेक बहुत जरूरी है। क्योंकि ब्रेक, और स्पोर्ट्स में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आप लोग देखते हैं, क्रिकेटर कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, कभी एक दूसरे के साथ रेस कर रहे हैं, उनसे कहिए कबड्डी भी खेलें, ताकि और भी अच्छी बॉन्डिंग हो और कबड्डी का भी प्रचार हो। तो टेकिंग अ ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मन जो है, दिमाग जो है, सैचुरेट हो जाता है। वो सैचुरेशन के बाद ओवर सैचुरेट हो जाता है, उसके बाद कोई नई चीज लर्निंग नहीं होती है। नई चीज सीखने के लिए ब्रेक बहुत जरूरी है। इसीलिए आप ब्रेक लें, ऐसी चीज से ब्रेक लें जिसमें आपको आनंद आता है, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू एंजॉय। ये नहीं कि भाई आप ब्रेक ले रहे हैं, आपको कह रहे हैं योगा करो। अगर आपको योगा अच्छा नहीं लगता है तो मत करिए, योगा आपकी दिनचर्या है, बट यू डू समथिंग। अगर आपको गाना गाना है तो गाना गाइए, आपको 1 महीने के 2 हफ्ते भर के लिए वेकेशन पे जाना है तो वेकेशन पे जाइए, और उस समय कोशिश ये करिए कि कबड्डी के बारे में ना सोचें, अगर इट इज पॉसिबल। मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, आपको लोगों को तो ड्रीम्स भी कबड्डी के आते होंगे, तो कबड्डी के बारे में कम से कम सोचें। उससे क्या है, जब आप वापस आएंगे तो एक रिफ्रेश्ड एनर्जी रहेगी। बट ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जॉब स्ट्रेस को डील करने का बहुत अच्छा तरीका है कि टू हैव अ ब्रेक, हैव अ वेकेशन एंड डू इट विद समथिंग व्हिच यू एंजॉय, और फॉर अ स्मॉल टाइम। इट कैन बी अ स्पोर्ट और इट कैन बी अनरिलेटेड टू स्पोर्ट, आइदर वे, बहुत जरूरी है। ब्रेक होना तो बहुत ही ज्यादा
कंपटीशन के अंदर भी और प्रैक्टिस के अंदर भी, दोनों जगह ब्रेक देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिकवरी तो तभी होगी जब ब्रेक आएगा। ब्रेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कितना लंबा कंपटीशन है उसी हिसाब से ब्रेक देना इम्पोर्टेंट है। मेरा ऐसा मानना है, आप तो मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, कि जो हमारे सिस्टम में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो सिलेक्शन करते हैं, उस सिलेक्शन में सभी खिलाड़ी अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग उनको रूम अलॉटमेंट करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ में वो रूम में चले जाते हैं, ठीक है। फिर बाकी सब खिलाड़ियों से वो वहीं मिलते हैं ग्राउंड पर जाने के बाद में। तो ग्राउंड में जाने के बाद में खाली ग्राउंड की बात होती है, आपस में जो उनका जो हार्ट का जो टच है, आपस में एक दूसरे के लिए जो कुछ करना है या टीम के लिए जो कुछ करना है, वो मेरे को लगता है दूर हो जाता है। तो क्या खिलाड़ियों को 10-10, 12-12 के ग्रुप के अंदर एक हॉल में सुलाया जाए, जिससे एक तो रात को जो मोबाइल यूज जो ज्यादा करते हैं नाइट में, उससे वो बच जाएंगे। दूसरा, एक दूसरे के साथ में एक टीम गेम के अंदर एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा। नहीं तो अभी कॉम्बिनेशन, मेरे समझ में कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन मेरा सर, एक क्वेश्चन और है जो मैं कभी कभी करता हूँ, क्योंकि हर खिलाड़ी का चॉइस मांगना जरूरी है। जैसे शिंदे साहब ने बोला था, एक खिलाड़ी को डांटने से वो खेलता है, एक खिलाड़ी को प्यार से बोलने से खेलता है, एक खिलाड़ी को पैसा दिया तो खेलता है। उन खिलाड़ियों से हमें कैसे पता चले कि वो खिलाड़ी किस तरीके से डांटने से खेलेंगे, नहीं तो प्यार करने से खेलेंगे, नहीं तो पैसा देने से खेलेंगे? ये मेरा एक क्वेश्चन है। इन दी एंड लोगों को यही याद रहता है कि क्या जीता, है ना। ये याद नहीं रहता कि कौन किससे लड़ा, कौन का किसके क्या प्रॉब्लम हुई, ये सब कोई याद नहीं रखता। इन दी एंड केवल विनिंग याद रहती है। ये हर स्पोर्ट्स में है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अवार्ड आता है, उसको कोई याद नहीं रखता, लेकिन ट्रॉफी जीती वो याद रहता है, अवार्ड जीता वो याद रहता है। तो दोनों चीजें ठीक हैं। अगर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग एक साथ रहें, दो अलग अलग शहरों के लोग एक साथ रहें, तो हो सकता है उनमें थोड़ी टीम भावना आए, हो सकता है ना आए, हो सकता है एक दूसरे से कमरे में भी बात ना करें, हो सकता है लड़ने लगे। कम से कम ये है कि मान लीजिए दो लोग कर्नाटक के हैं तो कन्नड़ में तो बोल रहे हैं, तो उससे उनकी बॉन्डिंग होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। लेकिन इसका मैंने एक विकल्प बताया था, ऑल्टरनेटिव, कि आप टीम गेम्स खेलें। टीम गेम से टीम भावना आएगी बिफोर दे गो टू द ग्राउंड। फिर तीसरा आपने बताया, जो हम लोग कई मीटिंग्स में देखते हैं, हम लोग कई नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स में जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे आप डाइनिंग टेबल पे है तो आप बता दीजिए कौन कहाँ बैठेगा। तो वहां पर जरूरी नहीं है कि सब एक जो मित्र हैं एक साथ बैठे हैं, या पुरुष हैं एक साथ बैठे हैं, और जो अलग अलग शहर के हैं वो अलग अलग बैठे हैं। तो उसमें आप थोड़ा रखेंगे तो एक दूसरे के साथ बात करेंगे, यहाँ भाई सब्जी कैसी है, हलवा कैसा है, तो थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होगी। तो ये थोड़ा जेंटल क्वेश्चन। लेकिन जो आपने कहा ना कि कैसे समझें कि उनको क्या है, तो मेरी सुझाव ये है कि हर कोच को चाहिए हर एक के साथ 1-to-1 बात करे, और खेल के बारे में बात नहीं करे, थोड़ा उसे समझे कि तुम कैसे थे, तुम्हारा परिवार कैसा है, घर में कौन है, क्या क्या परेशानियां हुई हैं, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता है, और उनको बता दीजिए। अब तो तुम टीम में आ गए हो, कुछ नहीं होगा। अगर तुम ये बताते हो कि भाई मुझे कोई कोई गलत बात हुई थी या गलत काम मैंने किया था, उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन एक दूसरे को साथ, जब तुम्हें एग्जाम आता है तो कैसे करते थे, पढ़ाई लिखाई कैसे, तो कैसे तुम स्ट्रेस को देखते थे, घर में किसी की डेथ हुई है क्या, किसी ने लिखा है देखिए बहुत सारे लोग अब मर रहे हैं, मौत हो रही है पैंडेमिक के दौरान, ये बहुत ही मुश्किल समय है। और उसके बारे में बात करना, थोड़ी उन्हें सहानुभूति रखना, ताकि उनकी एक दूसरे के साथ, जो हम कहते हैं ना रैपो कहते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो। yes. उससे आप समझ जाएंगे कि इसको प्रोत्साहन अच्छा लगता है, इसको कॉम्प्लीमेंट अच्छे लगते हैं, इसको डांट अच्छी लगती है, इसको सेलिब्रिटी बनना अच्छा लगता है, इसको पैसे अच्छे लगते हैं। आप समझ जाएंगे कि इसको क्या अच्छा लगता है। मैं ये पूछना चाहती थी कि इस पेंडेमिक के टाइम पे काफी लोगों ने मतलब अपने करीबियों को खोया है, एंड in kabaddi, which is a male dominating sport as of now, what I have seen, तो हम बचपन से हम लड़कों के लिए हम यही देखते आ रहे हैं कि जब लड़के बड़े होते हैं तो उसको बोला जाता है कि तू लड़की की तरह मत रो, एंड अब
सिचुएशन ये आ गई है कि वो चीज उनके अंदर, उनके दिमाग में रह गई है, वो उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो वो रोते नहीं है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि उस चीज से कैसे डील करे एक खिलाड़ी या कोई भी, इस चीज से कैसे डील करे और वो कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके रोके या शेयर करे, किस तरीके से करे? तो ये तो महिलाओं में स्ट्रेंथ है कि वो अपनी फीलिंग्स दिखा पाती हैं। मेन आर नॉट सो इवॉल्व्ड, मेन का इतना ग्रोथ नहीं हुआ है कि वो अपनी भावनाएं दिखा पाते हैं और सोचते हैं कि ये, जैसे सोहेल जी कह रहे थे कि हम मैचो हैं और हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन भावनाएं दिखाना, फीलिंग्स दिखाना इज अ स्ट्रेंथ और इसको एनकरेज करना चाहिए। जो आदमी रो लेगा, ये आप विश्वास नहीं करेंगे, रोने के बाद इतना रिलीफ फील होता है कि आप विश्वास नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो पुराने जमाने में लोग कहते होंगे लड़की की तरह रो रहा है, आजकल तो कोई नहीं कहेगा। आजकल तो लोग कहेंगे कि देखिए फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। तो फैमिली का रोल ये है कि उनको एनकरेज करें फीलिंग्स दिखाने के लिए। टीम मेंबर्स का जो साथी हैं उनका रोल है कि वो एनकरेज करें फीलिंग्स दिखाने के लिए, और उसको एनकरेज करने के लिए अपनी फीलिंग्स पहले दिखाएं कि मुझे भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं समझ सकता हूं तुम कैसा फील कर रहे हो, पैंडेमिक में तुम्हारी किसी की डेथ हुई है, कोई लॉस हुआ है, मैं फील कर सकता हूं कैसा हुआ। क्योंकि ये सेकेंड वेव है, इसमें कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसको इन्फेक्शन ना हुआ हो या जिसकी फैमिली में डेथ नहीं हुई हो। मेरी फैमिली में भी डेथ हुई है, मुझे पता है, और मेरी जानकारी में कोई भी नहीं है जिसकी फैमिली में डेथ नहीं हुई। तो ये तो होता है, तो उनको एनकरेज करना, कोच का भी ये काम है कि बताना कि इट इज अ स्ट्रेंथ, अपनी फीलिंग्स दिखाना एक स्ट्रेंथ है, फीलिंग्स के बारे में बात करना स्ट्रेंथ है। और जैसे सोहेल कह रहे थे, तो उसके बारे में भी बात करना चाहिए। अब एक सेशन हो जिसमें फीलिंग्स के बारे में बात करें, लोग अपने अपने भय के बारे में बात करें, लोग अपने अपने खुशी के बारे में बात करें जो आसान है, लोग अपने अपने दुखों के बारे में बात करें जो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एनकरेज करेंगे तो उन्हें लगेगा हाँ चलो कोई सीक्रेट नहीं है इसमें, है ना। तो अगर फीलिंग्स को करेंगे तो इट इज गुड फॉर देम एंड इट इज गुड फॉर द टीम। Kabaddi is a aggressive game. Okay, that whole 40 minutes, the tempo of the player is different. अलग अलग रहता है। 40 मिनट में पूरा aggressive, because it is a pressurized game कबड्डी। 40 मिनट भी प्रेशर से खेलता है। So उसको कंट्रोल करने के लिए what type of tips a coach can be give? Or what is your opinion? See, my opinion is that it is not only a physically aggressive game, it is also a mental game. You know, that's what I want to ask. I am not an expert in kabaddi, but I know you are making strategy, you are making plans, you are seeing whom to target, you are you are planning everything. So it's both psychologically aggressive as well as physically aggressive. Yeah, so in that they should remember how to remain focused, how not to get distracted, and how to be 100%, 110% on the field, on their ground, and keep thinking about the game, not thinking ki audience is what is audience doing, who's clapping, who's not clapping, and instead of getting distracted they should just remain focused on that. डॉक्टर साहब, हाँ जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इंडियन रेलवे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और खास करके मैं प्रो कबड्डी और अन्य नेशनल लेवल मैचेस में देखता हूं कि आपकी तरफ से मुझे सुझाव चाहिए कोचेस लोगों को जो स्टैंड बाय सब्स्टिट्यूट प्लेयर बैठे रहते हैं। प्रो कबड्डी लीग में आप देखेंगे खिलाड़ियों की टीम बदल जाती है, लेकिन वो जो बैठने की जगह रहती है वही एक ही रहती है। बेंगलोर वाला पटना में चला जाएगा, पटना वाला मुंबई में चला जाएगा, मुंबई वाला अन्य टीम में चला जाता है, लेकिन वो बैठे रहते वही स्टैंड बाय के बेंच पे बैठे रहते। तो आप हमारे जो दिग्गज टीम कोचेस हैं, कोकर साहब हैं, बीसी सर हैं और अशोक शिंदे जी हैं और ऐसे अन्य कोचेस जानना चाहते हैं कि उन स्टैंड बाय को फर्स्ट 7 में देखने के लिए, हौसला अफजाई के लिए हम क्या करें। और मैं आजकल जैसे यूरो कप फुटबॉल देख रहा हूं, तो मैंने देखा कि कुछ जो कोचेस हैं, मैनेजर्स हैं, वो कुछ जो की प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखते हैं
और जब लास्ट 15 मिनट बचते हैं तो उनको लाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी के साथ आते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी के तौर पे है। उनको सब्स्टिट्यूट को ये नहीं समझना चाहिए कि ये सब्स्टिट्यूट तभी आएगा जब किसी को चोट लगेगी या किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ये सोचना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए कि इसको मैं इस समय भेजूंगा, इसको बेंच पे से इस समय आना है और इसको बेंच पे इतनी देर तक बैठना है, ताकि एक तो ये देखिए, ये तो मेंटल गेम है, ये आप एग्रेशन वगैरह आप करते रहिए, लेकिन है मेंटल गेम कबड्डी भी। तो अगली टीम भी देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि अगली टीम क्या कर रही है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी है। तो माइंड गेम बहुत जरूरी है। तो वो देखेंगे अरे इनका बेस्ट खिलाड़ी तो सब्स्टिट्यूट के तौर पे बैठा है, इसका मतलब ये कभी ना कभी आएगा, तो वो थोड़े विचलित हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि जो बेंच पे हैं वो बेंच पे ही रहेंगे, वो सेकंड क्लास प्लेयर्स हैं। बेंच स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ताकि खिलाड़ियों को भी ये ना लगे कि भाई मैं सेकंड क्लास सिटीजन हूँ, मुझे यहाँ बिठा दिया है क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ। उनको बताइए भाई तेरा नंबर भी आएगा। In this pandemic, we are all at home, okay? So between this period, I think the players which were playing kabaddi or cricket, any game, I think they are losing some qualities like patience, cool-mindedness, teamliness, unity. Like this quality, I think they are losing this quality. So how to build up that quality when you are in the home during this pandemic situation? Very important. पहली बात तो ये है कि इंसान को देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि मुझे ऐसा हो रहा है, और वन सेल्फ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड। अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। बेस्ट है कि वहां से वॉकआउट कर जाएं, या जो भी आप करते हैं गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए, भले ही आप एक ग्लास पानी पीते हैं या डीप ब्रीदिंग करते हैं या कुछ और काम करने लगते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करते हैं, तो पेशेंस लूज करने के बजाय, क्योंकि उससे क्या है पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। आपको पेशेंस लूज करेंगे, आपको गुस्सा आएगा, यू विल बिकम इरिटेबल, यू विल quarrel with your spouse or children or servant or somebody. Whole atmosphere is disturbed. So it's very important to realize कि ऐसा हो रहा है, और how to control it. Everyone has different methods and they should try to use it so that they can stop that. मेंटल हेल्थ के लिए अपना न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है सर? तो न्यूट्रिशन के बारे में ये है कि जो आपको अच्छा लगता है वो खाइए, बैलेंस डाइट खाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमेशा ककड़ी, खीरा और गाजर खाते रहें, कभी कभार चाट भी खा लें, और जो आपको अच्छा लगता है खाइए। दारू मत पीजिए और स्मोकिंग मत करिए, लेकिन बैलेंस रखना अच्छा है। और ये देखना कि अगर मान लीजिए कुछ कमी हो जाए किसी विटामिन की तो उसका सप्लीमेंट लेना चाहिए। लेकिन इफ यू लाइक ईट अ बैलेंस डाइट, ईट व्हाट यू लाइक। मुझे ये शिंदे साहब की बात बहुत अच्छी लगी कि एंजॉय करना बहुत जरूरी है। तो गेम को एंजॉय करना, मैं हमेशा जब पढ़ाता था तो मैं लोगों से कहता था लर्न विथ फन, वर्क विथ फन एंड प्ले विथ फन, एंड इफ यू आर कंपीटिंग विथ फन। अगर आप कंपटीशन में फन के साथ जाएंगे तो आपका जीतने का चांसेस ज्यादा है। मेरे तरफ से the one appeal I will say is हार और जीत it's a part of playing sport. I think the important thing, as everyone has said, is to enjoy sport, enjoy the rapport, enjoy camaraderie. I think from everybody, Ashok sir, Ramesh sir, Khokar sir, and everyone will remember your playing days is remembered for who you play with. There's a family environment, and usi family se we gain strength, we gain the ability to lend our help to somebody else also, and that is the importance of sport. So stay safe everyone. Thank you so much for joining us. Thank you sir. ये हमारा थैंक यू सर। एंड कबड्डी अड्डा का मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और किसी ने इसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी थी, और कबड्डी अड्डा ने ये किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू कबड्डी एंड थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू रमेश सर, थैंक यू खोकर साहब। थैंक यू सभी को।